5G न्यूमरोलॉजी सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर सच तो ये है कि ये बस एक बहुत ही चतुर इंजीनियरिंग की कहानी है। तो चलिए इसके पीछे के इस छिपे हुए रहस्य को समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ही नेटवर्क एक तरफ तो घनी आबादी वाले शहर के लिए एकदम परफेक्ट हो और दूसरी तरफ मीलों तक फैले किसी खेत के लिए भी। ये कैसे मुमकिन है? बस यही वो सबसे बड़ी चुनौती थी जिसका सामना 5G को करना था। और बस इसी को कहते हैं 5G की वन साइज फिट्स ऑल चुनौती। यही वो गुत्थी थी जिसे इंजीनियरों को सुलझाना था, और इसका जो हल निकाला गया वो वाकई बड़ा दिलचस्प है। तो इस समस्या का हल कहाँ छिपा है? वो छिपा है न्यूमेरोलॉजी में। नहीं, ये कोई ज्योतिष वाली न्यूमेरोलॉजी नहीं है। इसे आप इंजीनियरिंग की एक सीक्रेट रेसिपी समझिए। ये बस कुछ नंबरों का एक सेट है जो ये तय करता है कि 5G सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। इसी की वजह से 5G के अलग अलग फ्लेवर बनते हैं जो हर तरह के माहौल में एकदम फिट बैठते हैं। ठीक है, तो अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पहले सुराग की तरफ चलते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं साइक्लिक प्रीफिक्स। आसान भाषा में समझने के लिए हम इसे सिग्नल का सेफ्टी बफर कह सकते हैं। तो ये साइक्लिक प्रीफिक्स या सीपी आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत आसान है। इंजीनियर क्या करते हैं कि डेटा सिग्नल के आखिर का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं और उसे कॉपी करके सिग्नल की शुरुआत में लगा देते हैं, बस। और यही हिस्सा एक गार्ड टाइम या जैसा हमने कहा एक सेफ्टी बफर की तरह काम करता है। अच्छा, पर इस बफर की जरूरत ही क्यों है? इसका मेन काम है सिग्नल्स को आपस में टकराने से रोकना। सोचिए, जब सिग्नल किसी ऊंची इमारत से टकराकर हमारे फोन तक पहुंचता है तो उसके कुछ हिस्से थोड़ा देर से पहुंचते हैं। इससे सब गड़बड़ हो सकता है। तो बस सीपीयू इसे गड़बड़ी को होने से रोकता है। और ये तुलना इस बात को एकदम साफ कर देती है। देखिए, एक गांव के इलाके में, मतलब एक बड़े सेल में, सिग्नल्स को बहुत दूर तक जाना पड़ता है और वो ज्यादा चीजों से टकराते हैं। इसलिए उन्हें एक लंबा सेफ्टी बफर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक स्टेडियम जैसे छोटे सेल में, जहां दूरी बहुत कम है, एक छोटा सा सेफ्टी बफर भी काफी है। बस यही वो एक छोटा सा नियम है जिस पर 5G की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी टिकी हुई है। चलिए, अब असली मजा है। इसके डिजाइन कोड को क्रैक करते हैं। ये समझने के लिए कि इंजीनियर असल में सोचते कैसे हैं, हम एक असली कैलकुलेशन करके देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो हमारी कहानी शुरू होती है इस नंबर से, 100 मेगाहर्ट्ज। मान लीजिए हमारे पास इतनी टोटल बैंडविड्थ है। यहीं से सारा खेल शुरू होगा। अब यहाँ पर एक डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा, कैसे एक फैसला दूसरे को जन्म देता है। देखिए, हमने 100 मेगाहर्ट्ज से शुरू किया, जिसमें से 99 मेगाहर्ट्ज इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। फिर हमने 30 किलोहर्ट्ज की सब कैरियर स्पेसिंग चुनी। अब 99 को 30 से डिवाइड करने पर हमें मिलते हैं 3300 सब कैरियर। पर यहाँ एक ट्रिक है। कंप्यूटर चिप्स के लिए ना 2 की घात यानी पावर ऑफ 2 वाले नंबर्स पर काम करना बहुत ज़्यादा तेज और आसान होता है। तो इंजीनियर 3300 इस्तेमाल नहीं करते। वो इससे ठीक अगला पावर ऑफ 2 वाला नंबर उठाते हैं, जो है 4096। और बस आखिर में इस 4096 को 30 किलोहर्ट्ज से गुणा करते ही हमें हमारी फाइनल सैम्पलिंग रेट मिल जाती है, 122.11 मेगाहर्ट्ज। देखा कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है? तो सवाल उठता है कि 3300 की जगह 4096 का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि जैसा कहा जाता है, इस मामले में ओवर डिजाइन करना असल में सस्ता और तेज पड़ता है। सीधी सी बात है, एक चिप के लिए 3300 के मुकाबले 4096 जैसे नंबर पर कैलकुलेशन करना कहीं ज्यादा आसान और किफायती होता है। और ये रहा हमारा नतीजा, 122.88 मेगाहर्ट्ज। ये कोई ऐसी हवा में आया हुआ नंबर नहीं है। ये एक बहुत ही ज़रूरी नंबर है जो 5G बेस स्टेशन और फ़ोन के अंदर मिलता है, और ये इन्हीं इंजीनियरिंग फैसलों की वजह से निकला है। तो क्या 5G में बस यही एक सेट चलता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 5G के पास सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, बल्कि न्यूमरोलॉजी का एक पूरा का पूरा मेन्यू है। ज़रा इस टेबल पर नज़र डालिए। इसमें एक पैटर्न छिपा है। जैसे जैसे हम सब कैरियर स्पेसिंग को दोगुना करते जाते हैं, 15 से 30, फिर 60 और आगे, हमारा जो सेफ्टी बफर है यानी साइक्लिक प्रीफिक्स, उसकी लंबाई ठीक आधी होती जाती है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी ठीक उसी हिसाब से घटती है। बस यही वो आसान सा नियम है जो 5G को इतना फ्लेक्सिबल बनाता है। अब समय आ गया है इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का।
5G के सामने दो बड़ी समस्याएं थी और न्यूमरोलॉजी का ये मेन्यू इन दोनों के लिए एक ही शानदार समाधान लेकर आता है। देखिए, 5G दो मेन फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है। एक है FR1 जो 6 गीगाहर्ट्ज से नीचे है और दूसरा है FR2 जो मिलीमीटर वेव का इस्तेमाल करता है। FR1 का काम है शहरों और गांवों में दूर दूर तक कवरेज देना, वहीं FR2 स्टेडियम जैसी जगहों पर हाई स्पीड कनेक्शन के लिए है। पर FR2 के साथ एक बड़ी चुनौती आती है, फेज नॉइज। इसे आप सिग्नल में होने वाली एक बहुत ही हल्की सी कंपकंपी समझ सकते हैं, जो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर डेटा को खराब कर सकती है। तो FR1 के लिए क्या किया जाए? जिसके सेल इतने बड़े होते हैं, उसे तो एक लंबा सेफ्टी बफर चाहिए। समाधान? एक छोटी सब कैरियर स्पेसिंग चुनी जाती है, जैसे कि 30 किलोहर्ट्ज। इससे 2.3 माइक्रोसेकंड का एक लंबा साइक्लिक प्रीफिक्स बनता है, जो उन बड़े बड़े सेल्स के लिए एकदम परफेक्ट है। हो गई समस्या हल। और FR2 का क्या? यहाँ इंजीनियर एक बड़ी सब कैरियर स्पेसिंग चुनते हैं, जैसे 120 किलोहर्ट्ज। हाँ, इससे सेफ्टी बफर तो छोटा हो जाता है, जो छोटे सेल के लिए ठीक भी है। लेकिन असली जादू तो अब होता है। यही चौड़ी स्पेसिंग सिग्नल को उस फेज नॉइज वाली गड़बड़ी के खिलाफ बहुत मजबूत बना देती है। मतलब एक तीर से दो निशाने। यही तो है 5G इंजीनियरिंग का कमाल। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि ये न्यूमरोलॉजी का मेन्यू कोई रैंडम चीज नहीं है। ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया टूल बॉक्स है, और इसी की मदद से 5G अपनी फिजिक्स को उस काम के हिसाब से ढाल लेता है जो उसे करना है, चाहे वो एक बड़े से खेत को कवर करना हो या फिर खचाखच भरे एक फुटबॉल स्टेडियम को। तो 5G न्यूमरोलॉजी हमें दिखाती है कि जिस टेक्नोलॉजी को हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे कितनी गहरी और शानदार सोच छिपी होती है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे चारों ओर की टेक्नोलॉजी में ऐसे और कितने बेहतरीन डिज़ाइन और रहस्य छिपे होंगे जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं।